जय हिंद। स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे साथियों, बिहार पुलिस नई भर्ती 19,838 पदों के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 16 जुलाई से आपका परीक्षा शुरू हो रहा है। ठीक है, देखिए आपके पास कम समय है और आपको एक रिजल्ट लेना है, तो आपको रिवीजन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है, देखिए बिहार पुलिस परीक्षा के लिए सिलेक्टेड ज्योग्राफी के हम लोग इस मैराथन क्लास में 250 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर का यह यानी कि तैयार किया हुआ प्रश्न है। और देखिए यह प्रश्न उन्हें ही दिया गया है जो बिहार पुलिस के ऑफलाइन बैच यानी कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में पढ़ते हैं। ठीक है, सिलेक्टेड प्रश्न है। और इस सेशन का सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस सेशन में ज्योग्राफी के आपके एक एक इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके बिहार पुलिस परीक्षा में पूछे जाएंगे, यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको सॉल्व करवाया गया है। ठीक है, तो इस मैराथन क्लास के माध्यम से हम लोग 250 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और देखिए ईमानदारी पूर्वक आप अगर इस सेशन से जुड़ते हैं, अगर प्रश्न को बार बार रिवीजन करके रखते हैं, सारे प्रश्न पे आप ध्यान देते हैं, तो यहीं से आपके बिहार पुलिस परीक्षा में प्रश्न पूछेगा। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा आप सभी से रिक्वेस्ट होगा, अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी बिहार पुलिस से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के माध्यम से नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे वीडियो का मिलेगा। ठीक है, अगर आपको यह प्रश्न का PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया होगा, टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, शुरू में ही सेशन को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास यानी कि प्रश्न सॉल्व करते समय काफ़ी कम बचेगा, हम लोग केवल अपने प्रश्न और पढ़ाई पर ध्यान देंगे। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? याद रखिएगा, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, याद रखिएगा हिकेटियस के बारे में आपसे पूछेगा तो भूगोल का जनक या भूगोल शब्द किसने दिया था, तो हिकेटियस ने दिया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, वही आपसे पूछेगा यानी कि हम्बोल्ट के बारे में, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, वर्तमान भूगोल का जनक जो कहा जाता है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। ठीक है, कॉपरनिकस के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो सौर मंडल की संकल्पना किसने दिया था, तो कॉपरनिकस ने दिया था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, इतिहास के पिता अगर आपसे पूछेगा तो हेरोडोटस आप लोग ध्यान रखिएगा, हेरोडोटस का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, वही अर्थशास्त्र का पिता आपसे पूछेगा तो हाल ही में जो देखिएगा 29 जून को जो झारखंड PCS का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है, तो एडम स्मिथ का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। जीव विज्ञान का पिता आपसे पूछे और अस्तु का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, भौतिकी के पिता पूछे न्यूटन का नाम ध्यान रखिएगा। वही वनस्पति विज्ञान का पिता अगर आपसे पूछ ले तो थियोफ्रेस्टस का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर C लगा लीजिएगा, एक नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर। दूसरा प्रश्न है आपका, विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम किसने भारत को दर्शाया था? तो भारत को दर्शाने के काम विश्व के मानचित्र पर ऑप्शन नंबर B को ध्यान रखिएगा, टॉलमी ने दर्शाया था। ठीक है, यहीं से आप लोग ध्यान रखिएगा, टॉलमी ने यानी कि जियोसेंट्रिक अवधारणा दिया था और इसमें बताया था कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के क्या है, केंद्र में है। पृथ्वी का किसके केंद्र में है, ब्रह्मांड के केंद्र में है। ठीक है, कॉपरनिकस की बात किया जाए तो सौर मंडल की खोज, और आप देखिएगा हेलिसेंट्रिक अवधारणा किसने दिया था, तो कॉपरनिकस ने दिया था। और अपने इस अवधारणा में कॉपरनिकस ने बताया था कि जो सूर्य है ना, सूर्य आप लोग ध्यान रखिएगा यह ब्रह्मांड के किस में है, केंद्र में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि ग्रह सूर्य की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। क्लियर। वही आपसे पूछेगा विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो मैगेलन का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, मैगेलन का नाम ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। पृथ्वी पर स्थित सबसे छोटा महासागर कौन है? देखिए पृथ्वी पर स्थित सबसे छोटे महासागर की बात किया जाए तो आर्कटिक महासागर हो जाएगा। वही सबसे बड़ा महासागर क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब प्रशांत महासागर को ही रिंग फायर के नाम से जाना जाता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच कौन सा कटिबंध का विस्तार है?
तो देखिए अगर बात किया जाए चौथे नंबर प्रश्न के लिए तो याद रखिएगा शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी लगा लीजिएगा। क्लियर। आगे देखिए 5वां नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई दूरी को डैश कहते हैं तथा इसे मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा आप सभी लोग 5 नंबर प्रश्न के लिए जो सही जवाब हो जाएगा यानी कि अक्षांश और अक्षांश रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके 5 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, हमारे देश का भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर हम मैप बनाएं तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा यानी कि उत्तर हो जाएगा, नीचे वाला दक्षिण हो जाएगा, इधर वाला पूरब हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा इधर वाला पश्चिम हो जाएगा। तो उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा, इंदिरा कौल हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर। वही आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, वही आपसे पूछेगा यानी कि जो आपका पूर्वी बिंदु हो जाएगा, पूर्वी बिंदु क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा किबिथु हो जाएगा यहाँ पर पूर्वी, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और ध्यान रखिएगा पश्चिमी बिंदु की अगर मैं बात करूं तो सर क्रीक हो जाएगा, जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ का पूर्वी पूछा गया, तो पूर्वी क्या हो जाएगा, तो आप लोग लगा लीजिएगा यहाँ पर किबिथु हो जाएगा। ठीक है, किबिथु आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन किन राज्यों से नहीं गुजरती है। तो देखिए 8 राज्यों से गुजरती है और बार बार हम इसे याद रखने का ट्रिक बताते हैं कि गर्म छाछ पी तृप्ति मिलेगी। ठीक है, यानी कि आप देखिएगा कर्क रेखा को तो गुजरात से होकर गुजरता है, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है, मिजोरम से, त्रिपुरा से, छत्तीसगढ़ झारखंड से होकर के गुजरता है, असम से नहीं गुजरता है, पूछा है नहीं। तो याद रखिएगा 7 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, भारतीय मानक समय कितने पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद के कहाँ से गुजरता है, नैनी से गुजरता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी लगा लीजिएगा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोला जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर, भारत के मुख्य भूमि के समुद्री सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर है। यहाँ से आप लोग याद रखिएगा भारत की समुद्री सीमा पूछेगा तो 6100 किलोमीटर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, वही आपसे पूछेगा स्थलीय सीमा की लंबाई पूछेगा तो 15200 किलोमीटर हो जाएगा। और याद रखिएगा द्वीपों सहित स्थलीय सीमा पूछेगा तो यानी कि 7600 यानी कि 7516 ध्यान रखिएगा। कितना ध्यान रखिएगा, 7516 आप लोग ध्यान रखिएगा किलोमीटर। क्लियर। तो याद रखिएगा यानी कि 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर, भारत के प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई आधार रेखा से कितना दूर तक है। देखिए प्रादेशिक पूछेगा तो 12 नॉटिकल मील आप ध्यान रखिएगा। वही आपसे पूछेगा यानी कि 24 नॉटिकल के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा यानी कि आपका संलग्न क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अनन्य पूछेगा तो 200 मील आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रादेशिक पूछा है, ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा 12 नॉटिकल। क्लियर। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी तट पर स्थित कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक को क्या कहा जाता है। तो देखिए पश्चिमी तट पर स्थित कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के डेल्टा तक का जो क्षेत्र होता है, याद रखिएगा आप सभी लोग कोरोमंडल तट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, देख लीजिए यहाँ पर, यानी कि अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है। तो चैनल आप सभी एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं याद भी करा दे रहा हूँ। देखिए अंडमान को निकोबार से जो अलग करता है 10 डिग्री चैनल करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपसे 8 डिग्री चैनल के बारे में पूछेगा तो याद रखिएगा मालदीप को किससे करता है, तो मिनी क्वाय से करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 9 डिग्री चैनल के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा करावती को मिनी क्वाय के मध्य होता है। ठीक है, करावती को मिनी क्वाय से अलग करता है। ठीक है, 10 डिग्री बता चुके हैं आप लोग को, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, और भी आपसे पूछेगा पाक की खाड़ी किसके बीच है, तो तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। ठीक है, आपसे पूछेगा मन्नार की खाड़ी किसके बीच है, तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। टुंकन पूछेगा, टुंकन पास दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान के मध्य है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न और आपसे पूछेगा कोको स्ट्रेट के बारे में पूछेगा, तो कोको स्ट्रेट जो हो जाएगा कोको द्वीप, जो कहाँ पड़ता है, म्यांमार में पड़ता है और उत्तरी अंडमान के मध्य हो जाएगा। ठीक है,
आंसर लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 12 नंबर प्रश्न के लिए। क्लियर। देखिए आपका रिवीजन क्लास चल रहा है, महत्वपूर्ण क्लास है। यहाँ से आपके एग्जाम में जो भी ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके इसी मैराथन क्लास से आपके फाइनल एग्जाम में रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे छोटा सीमा किस देश का लगता है। तो सबसे छोटा की अगर मैं बात कर लूँ तो याद रखिएगा यानी कि अफगानिस्तान का लगता है। कितना लगता है तो 106 पॉइंट यानी कि 106 किलोमीटर की सीमा लगता है। बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक लगता है 4096 किलोमीटर की सीमा। चीन के साथ पूछेगा तो 3488 किलोमीटर की सीमा लगता है। नेपाल के साथ पूछेगा तो याद रखिएगा 1751 किलोमीटर की सीमा लगता है। वही म्यांमार के साथ अगर आपसे पूछ ले तो 1643 किलोमीटर की सीमा लगता है। भूटान के साथ पूछे तो 699 किलोमीटर की सीमा लगता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे कम पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा है, भारत के भौतिक भूभाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी क्षेत्र का विस्तार है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। पठार पूछा गया है तो 14 नंबर प्रश्न का सही जो जवाब हो जाएगा 27.7। आप लोग ध्यान रखिएगा। मैदान आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा आप लोग 43%। वही आपसे पूछ ले यानी कि पहाड़ तो 18.6 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, पर्वत पूछ ले तो 10.7 आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा है 15 नंबर, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है। तो विरासत पशु कौन हो जाएगा तो बाघ हो जाएगा। पक्षी पूछेगा तो मयूर आप लोग ध्यान रखिएगा, मोर। ठीक है, डॉल्फिन क्या हो जाएगा तो जलीय जीव हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, सॉरी सी लगा लीजिएगा यानी कि 15 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। सॉरी एक मिनट, यहाँ पर देखिए विरासत तो हाथी लगाइएगा, हाथी, जबकि बाघ क्या हो जाएगा तो राष्ट्रीय पशु हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 में एंट्री करेंगे और यहाँ से महत्वपूर्ण जो प्रश्न है देखिए भूगर्भिक संरचना, यहाँ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है आप सभी से, कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थलखंड आपस में जुड़े थे जिसे अल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा था। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, पेंजिया कहा था। ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा। क्लियर। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी निर्माण के क्रम में प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में सर्वप्रथम किस पहाड़ का निर्माण हुआ था। तो सबसे पहले जो निर्माण हुआ था याद रखिएगा आप सभी लोग यानी कि ऑप्शन नंबर ए आर्कियन क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा। ठीक है, जबकि आप लोग ध्यान रखिएगा यानी कि गोंडवाना क्या हो जाएगा नवीनतम हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न है, किस क्रम के चट्टान में कोयला का निर्माण महत्वपूर्ण रूप से हुआ है। तो कोयला का निर्माण देखिएगा गोंडवाना क्रम में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर, यानी कि हिमालय के उत्पत्ति से संबंधित प्लेट विवर्तन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो देखिए मॉर्गन और आइजैक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा 19 नंबर प्रश्न के लिए। क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर, उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग का निर्माण किस काल में हुआ। देखिए किस काल में पूछा गया तो चतुर्थ काल आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए आगे हम लोग महत्वपूर्ण जो चैप्टर हो जाएगा चैप्टर नंबर 3 जो आपका भौतिक विभाजन है, भौतिक विभाजन चैप्टर 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे अब हम लोग। ठीक है, देखिए 21 नंबर जो प्रश्न है, ट्रांस हिमालय में स्थित कौन सी पर्वत श्रेणियां स्थित नहीं है। देखिए कौन नहीं पूछा गया है तो याद रखिएगा यानी कि गॉडविन अस्टीन तो है, काराकोरम है, जास्कर है, अन्नपूर्णा नहीं है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपके 21 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न लगाइए, महान हिमालय में भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा है। तो महान हिमालय में पूछा गया है तो याद रखिएगा आप सभी लोग 22 नंबर प्रश्न के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा यानी कि कंचनजंगा आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंचनजंगा ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर, जो कहाँ पड़ता है तो सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, आगे देखिएगा माउंट एवरेस्ट भी महान हिमालय के ही सर्वोच्च चोटी है, लेकिन माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, ये कहाँ है नेपाल में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, बृहद और लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ स्थित है जिसमें हिमालय प्रदेश में कौन से अवस्थित है। तो देखिए यानी कि हिमाचल प्रदेश में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में जो स्थित हो जाएगा
कांगड़ा हो जाएगा, लाहू हो जाएगा, स्पीति हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा 23 नंबर प्रश्न के लिए। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, पूर्वांचल हिमालय की कौन सी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में डफला है, मिरी है, अबोर है, पटकाई बूम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब। जबकि मिकिर, रेंगमा, भुवन कहाँ हो जाएगा, तो असम में हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 25 नंबर, सिडनी बुराड के द्वारा विभाजित हिमालय का कौन सा भाग सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है या बीच का क्षेत्र है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग 25 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा तो कुमायूं हिमालय लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर से। ठीक है, असम हिमालय के बारे में पूछेगा, देखिए प्रश्न पूछा गया है, तो असम हिमालय की लंबाई कितना हो जाएगा, तो 720 किलोमीटर हो जाएगा, 720 किलोमीटर। और ध्यान रखिएगा तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य स्थित है। ठीक है, वही नेपाल पूछेगा, नेपाल तो 800 किलोमीटर हो जाएगा इसका लंबाई। और ध्यान रखिएगा यह काली तथा तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। ठीक है, कुमायूं की लंबाई आपसे अगर पूछ ले कुमायूं का, तो 320 किलोमीटर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। वही आपके असम का पूछेगा, तो असम आप लोग ध्यान रखिएगा बता दिए हैं, यानी कि 720। और पंजाब पूछेगा तो 560 किलोमीटर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और किन किन नदियों के बीच है, तो सिंधु और सतलज नदियों के मध्य स्थित है। ठीक है, ऑप्शन लगा लीजिएगा सही, ऑप्शन सी हो जाएगा कुमायूं। क्लियर। चलिए आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख दल निम्नलिखित में से कौन है। तो अरुणाचल प्रदेश का पूछा गया है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि दीफू, बोमडिला, यांग्याप और पांगसाऊ। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा 26 नंबर प्रश्न के लिए। क्लियर। चलिए आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, पंजाब के मैदान में स्थित रावी और ब्यास के दोआब को क्या कहा जाता है। देखिए बारी दोआब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा 27 नंबर प्रश्न के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर, राजस्थान के मैदान में स्थित प्रमुख स्थलाकृति का क्या कहा जाता है, मतलब नाम क्या है, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए 28 नंबर प्रश्न के लिए बालूका स्तूप आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी घाट में कर्नाटक में स्थित प्रमुख पहाड़ी कौन है। तो कर्नाटक में स्थित प्रमुख पहाड़ी बाबा बुदन की पहाड़ी है, जहां पर कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, झारखंड में मुख्यतः किस पठार का विस्तार है। तो झारखंड में छोटा नागपुर पठार का विस्तार है, जिसे यानी कि रूढ़ प्रदेश के भी नाम से जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न है, प्री कैम्ब्रियन काल में उत्पन्न भारत का सबसे प्राचीनतम अपशिष्ट पर्वत का नाम क्या है। तो अरावली पर्वत आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, पूछेगा अरावली पर्वत किस राज्य में है, तो राजस्थान आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछेगा तो गुरु शिखर ध्यान रखिएगा, जो माउंट आबू पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न है, भारत के उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र का प्रमुख पठार क्या है। तो उत्तर पूर्वी आपसे पूछा गया है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि पारसनाथ की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर उत्तर पूर्व कार्बी एंगलोंग पठार हो जाएगा, कार्बी एंगलोंग पठार 32 नंबर का सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है 33 नंबर, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान जो गोवा से मंगलुरु के बीच स्थित है उसे क्या कहा जाता है। तो गोवा से मंगलुरु के बीच के तट को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। 33 नंबर प्रश्न के लिए कंकड़ तटीय मैदान आप लोग कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर प्रश्न है, पूर्वी भारत में महानदी और कृष्णा के बीच कौन सा तटीय मैदान अवस्थित है। तो देखिए बात किया जाए 34 नंबर प्रश्न के लिए, तो उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। ठीक है, यानी कि ओडिशा के तट को उत्कल तट कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न है, उत्तरी अंडमान में स्थित एक प्रमुख द्वीप का नाम आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा। आपको चारों ऑप्शन में से सही जवाब ध्यान रखिएगा, 35 का सही जवाब बैरन द्वीप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर, हाल ही में 2018 किस द्वीप का नया नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। तो देखिए 2018 में जो सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम रखा जो गया है, रॉस द्वीप का रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा 36 नंबर प्रश्न के लिए। ठीक है, यहीं से आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए यानी कि शहीद द्वीप, यानी कि किस द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप किया गया है। तो आप लोग नील द्वीप आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा, नील द्वीप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपसे पूछेगा स्वराज द्वीप, हैवलॉक
हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके क्या रखा गया है, स्वराज द्वीप रखा गया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपसे पूछेगा कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके क्या रखा गया है, तो श्री विजयपुरम रखा गया है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है। तो देखिए माजुली है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, कहाँ पर है, असम में पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। माजुली लगा लीजिएगा। 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्लियर, सॉरी डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए चौथा चैप्टर से हम लोग नदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को अब देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर, नदियाँ जिस स्थान से निकलती है उस स्थान को क्या कहा जाता है। तो देखिए जहाँ से नदी निकलती है उसे उद्गम स्थल कहा जाता है, और जहाँ अपना जल गिराती है उसे क्या कहते हैं, संगम कहते हैं, ठीक है। तो उद्गम स्थल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न है, अफ्रीका देश की कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ से प्रश्न आपसे एक पूछेगा, ठीक है, यानी कि कर्क रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा, मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं किस देश से होकर गुजरती है, तो अफ्रीका आप लोग ध्यान रखिएगा, अफ्रीका महादेश, ठीक है। यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा प्रश्न को, अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो जाएगी, तो माही हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर आपसे पूछेगा विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली, तो कांगो नदी का नाम ध्यान रखिएगा, कांगो नदी या जायरे नदी इसे कहा जाता है, ठीक है। वही आपसे पूछा जाएगा, यानी कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी क्या हो जाएगा, लिम्पोपो नदी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर विषुवत रेखा पूछा गया है, तो 39 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा लिम्पोपो नदी, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, यानी कि 40 नंबर, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो देखिए सिंधु नदी के उद्गम की बात कर लिया जाए तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, मानसरोवर झील में एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है, चेमायुंगडुंग नाम है। क्या नाम है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न है 41 नंबर, मंदाकिनी या काली नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है। तो देखिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके बिहार पुलिस दरोगा के एग्जाम के लिए, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, पूछेगा पिंडार नदी जो है यानी कि अलकनंदा से कहाँ मिलती है, तो कर्णप्रयाग में। कहाँ मिलती है, पिंडार मिलती है अलकनंदा से, ठीक है। वही आपसे पूछ लेगा कि बताइए रुद्रप्रयाग में, तो रुद्रप्रयाग में देखिए मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है, ठीक है। नंदप्रयाग में अगर आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है। विष्णुप्रयाग अगर आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा यानी कि धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है। देखिए मंदाकिनी अलकनंदा से कहाँ मिलती है, तो रुद्रप्रयाग, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 32 नंबर, पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद उसके गंगा के पूर्वी धारा को किस नाम से जाना जाता है। देखिए जब गंगा नदी यानी कि पश्चिम बंगाल में जाती है और फराक्का नामक स्थान पर 2 धारा में बढ़ जाती है, एक धारा पूरब की ओर और एक धारा पश्चिम की ओर, ठीक है, एक पूरब की ओर और एक पश्चिम की ओर। तो पूर्वी धारा को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा भागीरथी कहा जाता है, और इसके ध्यान रखिएगा दक्षिणी धारा को क्या कहा जाता है, तो हुगली कहा जाता है, ठीक है। तो पूर्वी पूछा गया है, पूर्वी तो क्या हो जाएगा, भागीरथी। अगर आपसे दक्षिणी पूछ लेता था क्या हो जाता, आप लोग ध्यान रखिए हुगली हो जाता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा 42 नंबर प्रश्न के लिए। क्लियर। 43 नंबर प्रश्न है, गंगा और यमुना के संगम पर कौन सा शहर बना है। तो देखिए गंगा और यमुना के शहर पर अगर आपसे पूछा गया है तो याद रखिएगा आप सभी लोग यानी कि प्रयागराज। आप देखिएगा पटना आपका हो जाएगा गंगा नदी, गंगा नदी ध्यान रखिए सोन और गंगा के संगम पर बसा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। गंगा नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर क्या हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोसी को कहते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 44 नंबर प्रश्न के लिए जो सही जवाब हो जाएगा हुगली को कहा जाता है। दिल्ली का शोक किसे कहा जाता है, यमुना को कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यमुना को खुला नाला के भी नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो यानी कि हवांगो का नदी, ध्यान रखिएगा हवांगो नदी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, बिहार के शोक कोसी हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है। तो तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या दिबांग
जलांग कहा जाता है? यह प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 46 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी या कौन राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर NWO, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए को। क्लियर। चलिए आगे देखिए, 47 नंबर प्रश्न है, कौन सी नदी अपने भ्रंश घाटी के लिए प्रसिद्ध है? तो भ्रंश घाटी के लिए प्रसिद्ध जो नदी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, दामोदर हो जाएगा। ठीक है, दामोदर, ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए, अगला प्रश्न है 48 नंबर, छोटा नागपुर की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो स्वर्ण रेखा नदी, ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर को ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत का रूढ़ प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए, 49 नंबर प्रश्न है, भारत के सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो देखिए, हीराकुंड बांध क्या है? भारत का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई कितना हो जाएगा? 24.5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, महानदी पर है और किस राज्य में है? तो ओडिशा राज्य में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा बांध बता दीजिए। बड़ा बांध, तो भाखड़ा नागल बांध, ध्यान रखिएगा, भाखड़ा नागल बांध जो किस नदी पर है? सतलज नदी पर है, पंजाब में। ठीक है, वही आपसे पूछेगा सबसे ऊंचा बांध बता दीजिए, तो टिहरी बांध हो जाएगा, जो कहाँ है? उत्तराखंड में है, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है। ठीक है, यहाँ पर लंबा पूछा गया है, महानदी पर है हीराकुंड बांध, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 50 नंबर, गोदावरी नदी डेल्टा का निर्माण कहाँ करती है? यानी कि गोदावरी नदी डेल्टा का निर्माण कहाँ करती है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो आंध्र प्रदेश में करती है, ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। क्लियर। 51 नंबर प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली नदी समूह कौन नहीं है? तो देखिए, अरब सागर में कौन नदी जल नहीं गिराती है? तो ताप्ती, देखिए ताप्ती, माही, पेरियार, लूनी, साबरमती, नर्मदा, मांडवी और शरावती, ये सभी अरब सागर में गिराती है। बाकी कृष्णा, कावेरी कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। नहीं पूछा है, ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। क्लियर। आगे देखिए, 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है? तो देखिए, अगर बात किया जाए तुलबुल परियोजना, तो झेलम नदी पर हो जाएगा। किस नदी पर? झेलम नदी पर हो जाएगा। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर हो जाएगा। ठीक है, भाखड़ा नागल सतलज नदी पर हो जाएगा, सतलज नदी पर हो जाएगा। सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती कहाँ हो जाएगा? चिनाब नदी पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 52 नंबर प्रश्न के लिए। क्लियर। चलिए आगे देखिए, 53 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच कौन सा नदी जल विवाद है? मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच आपसे पूछा गया है, नर्मदा नदी को लेकर के जल विवाद है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? 54 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में कौन कृत्रिम झील का समूह नहीं है? देखिए, गोविंद सागर और गांधी सागर कृत्रिम झील है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर कृत्रिम झील है। नागा अर्जुन सागर, पेरियार कहाँ है? केरल में है, यह भी कृत्रिम झील है। बाकी बात किया जाए, उमियम झील और लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में है। यह प्राकृतिक झील का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर। आगे देखिए, 55 नंबर प्रश्न है, कर्नाटक में शरावती नदी पर कौन सा यानी कि जलप्रपात है? तो कर्नाटक में देखिएगा, यानी कि आप लोग को ध्यान देना होगा इस प्रश्न पे, प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में, यानी कि गरसोपा जलप्रपात हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। काकोलत जलप्रपात कहाँ है? बिहार में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हुंड्रू जलप्रपात को ध्यान रखिएगा, यह कहाँ हो जाएगा? स्वर्णरेखा नदी पर, यानी कि झारखंड रांची हो जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए हम लोग चैप्टर नंबर 5 जो है आपका मानसून से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो आपके बिहार पुलिस नहीं बिहार दरोगा के एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए देखिए, 56 नंबर प्रश्न है, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो देखिए, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा 56 नंबर प्रश्न के लिए। ठीक है, रिवीजन कीजिए, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है आपके बिहार पुलिस परीक्षा के लिए। क्लियर। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो देखिए, हिमालय पर्वत भी प्रभावित करता है, यानी कि अक्षांश भी और समुद्र से दूरी भी, ये तीनों प्रभावित करते हैं। उपयुक्त डी हो जाएगा आपके 57 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर। आगे देखिए, 58 नंबर प्रश्न है, भारतीय मानसून को प्रारंभ करने वाली प्रमुख स्थिति कौन कौन सी है? तो प्रमुख स्थिति आपसे पूछा गया है, तो याद रखिएगा, हवा का बहना, निम्न दाब, उच्च दाब, न्यूनतम दाब क्षेत्र में वर्षा, तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए, 59 नंबर प्रश्न है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ में हमेशा, 59 नंबर प्रश्न का सही जवाब न्यून दाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 60 नंबर प्रश्न है, मानसून उत्पत्ति के गणनात्मक यानी कि गतिक सिद्धांत को किसने दिया था? ऑप्शन देखिए इस प्रश्न के लिए, सबसे पहले
ऑप्शन आपके सामने है 60 नंबर प्रश्न के लिए, ध्यान रखिएगा फ्लोन ने दिया था ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है। 61 नंबर प्रश्न है, भारतीय क्षेत्र में प्री मानसून से होने वाला वर्षा को केरल में क्या कहा जाता है? देखिए केरल में आम्र वर्षा कहा जाता है, ठीक है। कर्नाटक में चेरी ब्लास्ट कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मावट कहाँ कहा जाता है? कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 61 नंबर प्रश्न का सही जवाब। आगे देखिए 62 नंबर प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब प्रवेश करता है? तो 1 जून को प्रवेश करता है, जून में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके 62 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 63 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी घाट के पूर्वी क्षेत्र में अति न्यून वर्षा होती है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो न्यून वर्षा वाले क्षेत्र को जो कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, यानी कि वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा 63 नंबर प्रश्न के लिए, ठीक है। आगे देखिए 64 नंबर प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून जब पश्चिमी घाट से टकराती है तो वह किस दर्रे से होकर के आगे बढ़ती है? देखिए किस दर्रे से होकर के आगे बढ़ती है, इस बात को आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि पाल घाट दर्रा से होकर के बढ़ती है आगे, ठीक है। थाल घाट भोर घाट कहाँ है? पुणे, आप लोग महाराष्ट्र, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 64 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ठीक है। 65 नंबर प्रश्न है, गंगा के मैदान में दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाले वर्षा को प्रभावित करता है। देखिए खासी पहाड़ी भी प्रभावित करता है, गारो भी करता है, जयंतिया भी करता है, सभी मेघालय की पहाड़ियां है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा 65 नंबर प्रश्न के लिए, ठीक है। 66 नंबर प्रश्न है, भारतीय क्षेत्र के ऊपर दिसंबर में सूर्य की स्थिति क्या होती है? देखिए दिसंबर माह में पूछा गया है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि दक्षिणायन हो जाता है। क्या हो जाता है? दक्षिणायन। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा 66 नंबर प्रश्न के लिए, क्लियर। आगे देखिए 67 नंबर प्रश्न आपके सामने है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारत में लौटता हुआ मानसून स्थल खंड से आता है, अतः आर्द्रता क्या होती है? तो देखिए लौटते हुए मानसून जब स्थल से आता है तो आर्द्रता क्या होती है? कम होती है, कम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा 67 नंबर प्रश्न के लिए। लौटते हुए मानसून को क्या कहा जाता है? इसे उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाता है, ठीक है। और भारत में इस मानसून से 13% वर्षा होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए 68 नंबर प्रश्न है, भारतीय क्षेत्र में लौटते हुए मानसून से लगभग कितना प्रतिशत वर्षा होता है? प्रश्न आ गया, ध्यान रखिएगा, यानी कि 13% होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 69 नंबर, एल नीनो की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो देखिए एल नीनो की जो उत्पत्ति होती है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दक्षिण प्रशांत महासागर में होता है, बी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 70 नंबर प्रश्न है, भारत के गंगा के मैदान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो यह प्रश्न हम कई बार सॉल्व करवाए हैं, CWG जलवायु पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा 70 नंबर प्रश्न के लिए, ठीक है। आगे देखिए 71 नंबर प्रश्न है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? तो देखिए उत्तर पूर्वी मानसून यानी कि लौटता हुआ मानसून इसे कहा जाता है, लौटता हुआ मानसून, और इससे सबसे अधिक जो वर्षा होता है तमिलनाडु में होता है। ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा 71 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग चैप्टर नंबर 6 के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो आपका चैप्टर का नाम है भारत की मृदा। यहाँ से एक प्रश्न आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में कंफर्म है कि पूछेगा, और वह प्रश्न आपके इसी सेशन से रहेगा, ठीक है। बस आपको प्रश्न याद होना चाहिए। देखिए प्रश्न पूछा है 72 नंबर, मृदा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो देखिए पेडोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, पेडोलॉजी, ध्यान रखिएगा। जबकि भूकंप का अध्ययन क्या हो जाएगा? सिस्मोलॉजी हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। भूकंप की तीव्रता किस में मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल में मापा जाता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा है 73 नंबर, मृदा परिच्छेदिका में मृदा निर्माण की प्रथम अवस्था कौन सी होती है? तो प्रथम अवस्था स्तर यानी कि स्तर ख यानी कि ग होता है, ख नहीं ग होता है। ऑप्शन सी लगा लीजिएगा 73 का सही जवाब, ठीक है। आगे देखिए 74 नंबर प्रश्न है, भारत के मिट्टी में मुख्यतः 4 प्रकार की पाई जाती है। आगे देखिए इससे प्रश्न क्या पूछा है आपके इस पेपर में, इनमें से जलोढ़ मिट्टी कितने प्रतिशत भाग पर पाया जाता है? तो देखिए 40 से ध्यान रखिएगा 43% भूभाग पर पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा 74 नंबर प्रश्न के लिए। 75 नंबर प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? देखिए पुरानी जलोढ़ मृदा को यानी कि बांगोर कहते हैं, नवीन को खादर कहते हैं। ये दोनों प्रकार किसका है? तो जलोढ़ मिट्टी का है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 76 नंबर प्रश्न है, जलोढ़ मृदा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो देखिए पोटास पाया
जाता है? ह्यूमस नाइट्रोजन की कमी होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पोटास पाया जाता है। ऑप्शन बी लगा लीजिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे देखिए 77 नंबर प्रश्न है, भारत में काली मिट्टी किस क्षेत्र में प्रधान रूप से पाई जाती है? तो काली मिट्टी का जो क्षेत्र हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी लोग 77 नंबर प्रश्न के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि दक्कन के पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछेगा काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट, आप लोग ध्यान रखिएगा। मैग्नेटाइट के कारण क्या होता है? काला होता है। और काली मिट्टी को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है, रेगुड़ यानी कि रेहड़ मृदा भी कहा जाता है। इस मिट्टी में कपास की खेती की जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 78 नंबर प्रश्न है, लाल पीली मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए प्रयोग किया जाता है, चूना का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को। क्लियर? आगे देखिए लाल मिट्टी या पीली मिट्टी, इसका रंग लाल क्यों होता है? तो ध्यान रखिएगा लौह ऑक्साइड के कारण होता है, या फेरिक ऑक्साइड आपसे पूछेगा, फेरिक ऑक्साइड आपसे पूछ लेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा 78 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर? आगे देखिए यह मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो तमिलनाडु में पाया जाता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न है, भारत का वो क्षेत्र जहां तापमान और वर्षा अधिक होती है वह कैसी मिट्टी पाई जाती है? मतलब वहां पर कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो वहां पर लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 79 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि इस मृदा में लोहे के ऑक्साइड और अल्युमिनियम अत्यधिक मात्रा में मिलता है। ठीक है, नाइट्रोजन का कमी होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और लेटेराइट मिट्टी केरल राज्य में सर्वाधिक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें कॉफी, रबड़, चाय की खेती की जाती है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और लेटेराइट मृदा का प्रयोग ईंट के निर्माण में होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 80 नंबर प्रश्न है, किस मृदा को प्रायः अपौण मृदा कहा जाता है? तो देखिए पर्वतीय मृदा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा। 80 नंबर प्रश्न का बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, 81 नंबर, लवणीय मृदा में किस खनिज की मात्रा अधिक होती है? तो लवणीय मृदा में आप देखिएगा पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम तीनों की मात्रा अधिक होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल। क्लियर? चलिए आगे देखिए 82 नंबर प्रश्न है, उर्वरक यानी कि 16, 20, 18 नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम में पोटेशियम की मात्रा पूछा है। तो देखिए पोटेशियम 3 नंबर पर है, 18 ध्यान रखिएगा, 18% ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देखिए 83 नंबर प्रश्न है, दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है? तो देखिए इसके लिए मोलिब्डेनम आवश्यक होता है, ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है 84 नंबर, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसकी कमी रहती है, मतलब उस मृदा में किसकी कमी रहती है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो नाइट्रोजन का कमी रहता है, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए 85 नंबर प्रश्न है, पर्वतीय मृदा की प्रकृति कैसी होती है? तो देखिए पर्वतीय मृदा की प्रकृति की अगर बात कर लिया जाए तो देखिए अम्लीय होती है, अम्लीय होती है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को। क्लियर? आगे देखिए 86 नंबर प्रश्न है, बाजरा एवं ज्वार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो मरुस्थलीय मिट्टी है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके, यानी कि 86 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, चैप्टर नंबर 7 जो है आपका सिंचाई व्यवस्था। सिंचाई व्यवस्था के प्रश्नों को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। 87 नंबर प्रश्न दिया है, भारत में मध्य सिंचाई परियोजना से कितना क्षेत्र की सिंचाई की जाती है? देखिए मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आप देखिएगा तो 2000 से 10,000 हेक्टेयर, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को। क्लियर? आगे देखिए 88 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 1987 में की गई थी। ठीक है, 89 नंबर प्रश्न है, ड्रिप सिंचाई की शुरुआत किस देश के द्वारा किया गया था? तो इजराइल के द्वारा किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि 79 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि इजराइल। जबकि भारत में सर्वाधिक ड्रिप सिंचाई किस राज्य में होता है? तो राजस्थान, आप लोग ध्यान रखिएगा राजस्थान में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर प्रश्न है, वर्ण सागर परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? तो वर्ण सागर परियोजना क्या है? तो ध्यान रखिएगा, यानी कि बिहार, बिहार आप लोग ध्यान रखिएगा। 90 नंबर प्रश्न के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तीनों राज्य लाभान्वित होता है, ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा। यह परियोजना ध्यान रखिएगा, सोन नदी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, 91 नंबर, सलमा बांध का निर्माण भारत ने करवाया है, यह कहाँ स्थित है? तो सलमा बांध देखिए प्रैक्टिस सेट में भी था, अफगानिस्तान में है, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा 91 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, यहीं पर पूछेगा
काला धान कहाँ है? काला धान का निर्माण कहाँ करवाया भारत ने? तो म्यांमार में करवाया है। कहाँ करवाया है? म्यांमार करवाया है। ठीक है। चावहार कहाँ करवाया है? तो ईरान, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ईरान को ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 92 नंबर। भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? तो नलकूप के माध्यम से किया जाता है, ध्यान रखिएगा। वही बिहार और उत्तर प्रदेश में भी सर्वाधिक सिंचाई नलकूप के माध्यम से ही किया जाता है। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 93 नंबर। सरहिंद परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो सरहिंद परियोजना की बात कर लिया जाए तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि पंजाब राज्य में स्थित है। सतलुज नदी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 94 नंबर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का नींव कब रखी गई? तो देखिए, राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, यानी 30 मार्च 1958 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 95 नंबर। दीघी एवं बावली सिंचाई परियोजना मुख्यतः संबंधित है? तो किस राज्य से दिहली और बावली संबंधित है? यह प्रश्न आपसे पूछा है, तो राजस्थान, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी को। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 96 नंबर। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया? तो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था 1996 से 97। ऑप्शन ए लगा लीजिएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, 97 नंबर प्रश्न है। टिहरी बांध के पीछे निर्मित झील का क्या नाम है? तो टिहरी बांध कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यह सबसे क्या है? ऊंचा बांध है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बना है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। देखिए, इस झील के पीछे कौन सा, मतलब इस बांध के पीछे कौन सा झील निर्मित है, यह पूछा है। तो स्वामी रामतीर्थ सागर, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए को। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है आप सभी का 98 नंबर। राष्ट्रीय जल ग्रिड की संकल्पना सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो राम मनोहर लोहिया, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा आपके 98 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। आगे देखिए, 99 नंबर प्रश्न है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार यानी कि प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक सिंचाई प्रतिशत वाला राज्य आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा, पंजाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका 100 नंबर, यानी कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो दक्षिण भारत में आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा आप सभी लोग, 100 नंबर प्रश्न के लिए आर्थर कॉटन का नाम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो हम लोगों का जो 250 प्रश्नों का सीरीज है, इसमें से हम लोगों ने 100 प्रश्न, यानी कि हम अपने सीरीज का शतक लगा चुके हैं। ठीक है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 101 नंबर। सुरंगम किस राज्य की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है? सुरंगम किस राज्य की पारंपरिक पूछा गया है। तो याद रखिएगा, यह पारंपरिक जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा। नहीं, केरल का हो जाएगा। केरल, ध्यान रखिएगा। 101 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिएगा, आगे जो आपका अध्याय है, अध्याय 8 है, जिसमें आपको कृषि और पशुपालन देखने को मिलेगा। ठीक है। और इस कृषि और पशुपालन से जो भी आपके एग्जाम में आज तक महत्वपूर्ण प्रश्न बना है, इस सेशन में आपको वह प्रश्न कवर है। ठीक है। देखिए, प्रश्न है 102 नंबर। वैसी फसल जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में हो तथा कटाई मार्च अप्रैल में हो, क्या कहलाता है? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले इस प्रश्न के लिए याद रखिएगा, 102 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा, रबी फसल हो जाएगा। ठीक है। चलिए अभी देखिए, धान की फसल लगाया जाएगा, यानी कि अभी खरीफ फसल। ठीक है। आगे देखिए, 103 नंबर प्रश्न है। किसी एक भूमि पर एक फसल की वर्ष में उत्पादन की बराबरता क्या कहलाती है? तो देखिए, इसे कहा जाता है शस्य गहनता। क्या कहा जाता है? शस्य गहनता। ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। ठीक है। 104 नंबर प्रश्न है। जैविक कृषि का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए, जैविक कृषि की अगर मैं बात कर लूँ तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि अल्बर्ट हावर्ड को माना जाता है। भारत में जैविक कृषि करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो याद रखिएगा, सिक्किम बन गया है। कौन बना है? सिक्किम, ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए, 105 नंबर प्रश्न है। भारत में हरित क्रांति आने के बाद कहाँ पर विस्तृत खेती का प्रचलन तेजी से बढ़ा? देखिए, भारत में हरित क्रांति की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा 1966-67 में आया था। ठीक है, 66-67 में आया था। और याद रखिएगा आप सभी लोग, इस क्रांति के आने से गेहूं की फसल पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। ठीक है ना। याद रखिएगा, 105 का सही जवाब पंजाब और हरियाणा हो जाएगा मुख्य रूप से। ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। ठीक है। देखिए, 106 नंबर प्रश्न है। स्थानांतरित कृषि को उड़ीसा में क्या कहा जाता है? देखिए, उड़ीसा की अगर मैं बात कर लूँ तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि
कोमान या ब्रिंगा या पामाडीबा कहा जाता है। ऑप्शन सी लगा लीजिएगा इस प्रश्न के लिए। ध्यान रखिएगा, कुमारी किसे मतलब कुमारी कहाँ कहा जाता है, तो कुमारी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि पश्चिमी घाट में कुमारी कहा जाता है। ठीक है, वालतेरे या वात्रा पूछे राजस्थान, ध्यान रखिएगा। कुरुआ पूछेगा झारखंड, ध्यान रखिएगा। ठीक है, खील आपसे पूछते कि कहाँ कहा जाता है, हिमालयी क्षेत्र में। जबकि झूमिंग कृषि उत्तर पूर्वी राज्य में इसे क्या कहा जाता है, झूमिंग कृषि। दीपा आपसे पूछ ले, दीपा पूछे तो दीपा आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि अंडमान निकोबार। ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 107 नंबर प्रश्न है, अंगूर के उत्पादन को क्या कहा जाता है। देखिए विटीकल्चर अंगूर उत्पादन, वर्मी कल्चर केंचुआ से संबंधित हो जाएगा, पीसी कल्चर मत्स्य पालन हो जाएगा, सेरीकल्चर का संबंध किससे हो जाएगा, तो याद रखिएगा आप सभी लोग सेरीकल्चर किससे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, रेशम। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 108 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो देखिए कटक आप लोग ध्यान रखिएगा। जबकि आपको अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा तो फिलीपींस मनीला आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पूछा गया है तो राष्ट्रीय के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। 109 नंबर प्रश्न है, चावल किस प्रकार का खरीफ फसल है। तो चावल किस कटिबंध में उगाया जाता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा, यानी कि उष्ण कटिबंधीय फसल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 110 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से गेहूं की प्रमुख किस्में कौन सी है। अर्जुन भी है, राज 3077 भी है, कल्याण सोना भी है, तीनों है। ऑप्शन डी लगा लीजिएगा 110 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 111 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो गेहूं का उत्पादन अभी ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के पास है। ऑप्शन नंबर यानी कि बी लगा लीजिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, देखिए सोयाबीन सबसे अधिक मध्य प्रदेश, दाल सबसे अधिक मध्य प्रदेश, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 112 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक सिंचाई वाला फसल कौन सा है। तो सबसे अधिक सिंचाई किसके लिए जरूरत होती है, तो गन्ना के लिए होता है। 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 113 नंबर प्रश्न है, चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। देखिए चाय में थीन पाया जाता है, कॉफी में कैफीन पाया जाता है और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन बी लगा लीजिएगा 113 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, 114 नंबर प्रश्न है, कॉफी कहवा का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है। देखिए सबसे ज्यादा उत्पादन की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एक देखिए ब्राजील हो जाएगा। ठीक है, जबकि भारत में पूछेगा तो कर्नाटक आप लोग ध्यान रखिएगा। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन किसके पास है, चीन के पास है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 115 नंबर प्रश्न है, जूट के उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। जूट के उत्पादन के लिए, तो जूट देखिए पटुआ का बात कर रहा है, कपास नहीं, कपास के लिए काली मिट्टी। जबकि जूट के लिए आपसे पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा आप लोग, यानी कि दोमट मिट्टी। और सबसे अधिक जूट किस देश के द्वारा उत्पादित किया जाता है, तो बांग्लादेश। वही अगर भारत में आपसे पूछिए तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 116 नंबर प्रश्न है, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जो मूंगा रेशम का उत्पादन करता है। तो मूंगा रेशम का उत्पादन करने वाला जो देश हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि भारत हो जाएगा। और सबसे अधिक किसमें होता है, कौन सा राज्य करता है, तो केरल करता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 117 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से नकदी फसल के प्रमुख उदाहरण कौन कौन है। देखिए कॉफी भी है, चाय भी है। आगे आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, 117 नंबर जो प्रश्न है, तंबाकू भी है। ये तीनों नकदी फसल है, उपयुक्त डी हो जाएगा। ठीक है, सभी। 118 नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। देखिए भारत में पूछेगा तो एस स्वामीनाथन ध्यान रखिएगा। विश्व लेवल पर पूछेगा तो नॉर्मल बोरलॉग का नाम ध्यान रखिएगा। विलियम गॉड के द्वारा यानी कि यह शब्द दिया गया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 119 नंबर प्रश्न है, श्वेत क्रांति से भारत का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित रहा। देखिए उत्तरी भी रहा था, पश्चिमी भी रहा था, तो दोनों ऑप्शन हो जाता है ये, लेकिन सर्वाधिक ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि देखिएगा गुजरात सबसे अधिक प्रभावित रहा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसे सफल बनाने के लिए ही 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किया गया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए 120 नंबर प्रश्न है, नदी जोड़ो योजना के लिए कौन सी क्रांति लाई गई थी। तो अमृत क्रांति लाया गया था, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। जबकि तिलहन से संबंधित हो जाएगा आपका पीली क्रांति हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखिए 121 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गाय की प्रमुख किस्म है। देखिए गिर और मालवी भी है, साहिवाल और राठी भी है, नागौरी और अंगोरा भी है। ठीक है, ये सभी गाय की किस्में हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी 121 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अब हम लोग पहुंच गए हैं 90वें नंबर चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और 90 नंबर चैप्टर का जो नाम है आपका खनिज।
खनिज। ठीक है, खनिज से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है। ईमानदारी पूर्वक अगर आप इस मैराथन क्लास को देख लेते हैं तो ज्योग्राफी से जो भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का यह मैराथन क्लास है। आपके इसी क्लास से आपके परीक्षा में प्रश्न रहेगा। ठीक है, बस आपको प्रश्न और डिस्कशन जो हम बता रहे हैं वो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, 122 नंबर प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्र को भारतीय खनिज का हृदय कहा जाता है? तो भारतीय खनिज का जो हृदय कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 122 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी पेटी को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए 123 नंबर प्रश्न है कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में देश का लगभग कितना प्रतिशत खनिज यानी कि संसाधन लौह अयस्क पाया जाता है? लौह अयस्क तो 93% नहीं, ध्यान रखिएगा 84%। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा 123 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है, मैग्नीज का उपयोग कांच, शुष्क, बैटरी, जंगरोधी इस्पात बनाने में किया जाता है। इसका शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? तो म से मैग्नीज और म से मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को। क्लियर, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 125 नंबर, भारत में तांबा के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो तांबा के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार की अगर मैं बात कर लूँ तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 125 का सही जवाब जो हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, और यहाँ का एक मालाज खंड है जो जगह है जहाँ पर सर्वाधिक तांबा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखिए 126 नंबर प्रश्न है, सीसा किस अयस्क से प्राप्त होता है? तो शीशे की अगर मैं बात कर लूँ तो याद रखिएगा आप सभी लोग, गेलेना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपके 126 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछेगा हेमेटाइट, तो हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। जिप्सन पूछेगा तो CaSO4 × 2H2O हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम का अयस्क पूछेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि बॉक्साइड किसका अयस्क हो जाएगा? एल्युमिनियम का हो जाएगा, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए आगे देखिए 127 नंबर प्रश्न है, भारत में बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक राज्य आपसे पूछा गया है। उड़ीसा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 128 नंबर प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फोटोग्राफी आदि में किया जाता है? तो चांदी का किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। एक प्रश्न पूछेगा तो अगर एलिमेंट पूछ ले तो सिल्वर बोरोमाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि सिल्वर बोरोमाइड का प्रयोग किया जाता है। और यहीं पर पूछ ले पिक्सेल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? पिक्सेल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी लगा लीजिएगा 128 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर, आगे देखिए अगला प्रश्न है 129 नंबर, निम्नलिखित में से कौन समूह एक गैर धात्विक खनिज है? तो गैर धात्विक मतलब जो धातु नहीं है। ठीक है, तो डोलामाइट हो गया, एवेस्टस हो गया, अब्रक हो गया, चूना पत्थर, जिप्सन, हीरा, संगमरमर। याद रखिएगा सभी गैर धात्विक है। हीरा सबसे दुनिया का कठोर पदार्थ है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्लियर, 130 नंबर प्रश्न है, भारत में माइका यानी कि अब्रक का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अब्रक का शीर्ष उत्पादक राज्य की बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उड़ीसा आपसे पूछेगा तो बॉक्साइट का सबसे उत्पादन ज़्यादा करता है। वही आपसे पूछेगा राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। खेतड़ी की खान कहाँ है? तो याद रखिएगा राजस्थान में है। क्लियर, अगला प्रश्न है 131 नंबर, चूना पत्थर में सिलिका, एल्युमिनियम, फास्फोरस, सल्फर पाया जाता है। इसका शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को। क्लियर, आगे देखिए 132 नंबर प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य जो एवेस्टस का 95% अकेले उत्पादन करता है? बताइए 132 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो गुजरात, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को। क्लियर, 133 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम हाइड्रेट सल्फेट का एक उदाहरण है? बताइए 133 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा जिप्सन। जिप्सन का सूत्र हो जाएगा CaSO4 × 2H2O हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसे 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा अगला प्रश्न 134 नंबर, ऊर्जा संरक्षण के रूप में परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण आपसे पूछा गया है। तो कोयला हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, गैस हो जाएगा, उपयुक्त डी हो जाएगा सभी इस प्रश्न का सही जवाब। क्लियर, चलिए आगे देखिए 135 नंबर प्रश्न है, भारत में गोंडवाना कालीन और तृतीयक युगीन कोयला के निक्षेप तेलंगाना के किस नदी घाटी में मिलते हैं? बताइए तेलंगाना के किस नदी घाटी में मिलता है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा यानी कि गोदावरी नदी घाटी में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए आगे देखिए 136 नंबर प्रश्न है, कोयला का सबसे उत्तम कोटि रूप किससे माना जाता है? देखिए एंथ्रासाइट सबसे
उच्चतम कोटि का कोयला है, ठीक है। उसके बाद आपका बिटुमिनस हो जाएगा, लिग्नाइट हो जाएगा, पीट हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 36 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 136। 137 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2020 से 21 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में शीर्ष कोयला का उत्पादन कौन करता है। शीर्ष कोयला का उत्पादन आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी आप लोग देखिएगा, यानी कि 2025 के डाटा के अनुसार तो पहली, यानी कि ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि झारखंड भी है, ठीक है। पहली खान कहाँ खोला गया था, तो रानीगंज में खोला गया था, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कोयला की खान, ठीक है। आगे देखिए 138 नंबर प्रश्न है, कोयला पर आधारित एनटीपीसी का कौन सा संयंत्र बिहार में स्थित है। तो कहलगांव बिहार में है, बाढ़ और बनौनी आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी को, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ से पूछेगा, रिहंद्र कहाँ है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। चलिए 139 नंबर प्रश्न है, खनिज संसाधन पेट्रोलियम का मुख्य उत्पाद कौन कौन सा है। तो मुख्य उत्पाद विमान ईंधन, कृत्रिम रबड़, डीजल, पेट्रोल, पॉलीएस्टीरीन और डिटर्जेंट, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए 140 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा है। तो सबसे बड़ा अगर आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा जामनगर हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, जामनगर, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहली पाइपलाइन तेल ध्यान रखिएगा, यानी कि कहाँ बिछाया गया था, तो नूनमाती, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, नूनमाती आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत का पहला तेल कुआं कहाँ खोला गया था, तो माकुम, ध्यान रखिएगा, माकुम असम में खोला गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि तेल के रिफाइन के लिए पहला, ध्यान रखिएगा, डीगबोई में लगाया गया था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कारखाना पूछा है तो जामनगर ध्यान रखिएगा। बरौनी कहाँ है, तो बिहार में है, इस बात को आप लोग भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 141 नंबर प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक गैस का अधिकतम भंडार कहाँ मौजूद है। तो प्राकृतिक गैस का अधिकतम भंडार आप देखिएगा तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्वी अपतट में मौजूद है, ठीक है, पूर्वी अपतट आप लोग ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका 142 नंबर, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा आप लोग। 142 नंबर प्रश्न का सही जवाब, क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न है, भारत में उपस्थित टनकपुर जल विद्युत केंद्र किस राज्य में है। इस प्रश्न को आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है, क्योंकि सेट सोल्यूशन में 2 से 3 बार इस प्रश्न को हम सॉल्व करवाए हुए हैं। आगे देखिए 144 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन केंद्र कौन सा है। परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने वाला, तो याद रखिएगा यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखिएगा कल्पक्कम हो जाएगा, ठीक है। तारापुर महाराष्ट्र में है, काकरापाड़ा कहाँ है, गुजरात में है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जैतपुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। 145 नंबर प्रश्न है आपका, यानी कि किस परमाणुवीय खनिज को सुरमा कहा जाता है। बताइए सुरमा किसे कहा जाता है, तो एंट मनी को कहा जाता है सुरमा, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्लियर। 146 नंबर प्रश्न है, भारत का खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो यह निगम लिमिटेड जो हो जाएगा नागपुर में होगा या जयपुर में होगा, तो याद रखिएगा नागपुर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है आपका उद्योग से है, उद्योग यानी कि चैप्टर नंबर 10 से है। हम लोग यानी कि जाति तक, जनजाति तक के चैप्टर को कवर करेंगे, जो आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में वहां तक प्रश्न पूछा गया है। 147 नंबर प्रश्न है, भारत में पहला सूती वस्त्र का कारखाना कहाँ खोला गया था। तो देखिए कहाँ खोला गया था, मुंबई में खोला गया था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि 147 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है 148 नंबर, भारत के आज़ादी के बाद दूसरी औद्योगिक नीति कब लाया गया था। तो दूसरी औद्योगिक नीति की अगर बात कर लिया जाए तो 1956 में आएगा, ठीक है। नवीन पूछेगा तो 1991 में आया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलिए आगे देखिए 149 नंबर प्रश्न है, किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। तो लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा इसी उद्योग के तहत, यानी कि इसको फेमस बनाने का काम भिलाई इस्पात संयंत्र, आप लोग ध्यान रखिएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र, ठीक है। बोकारो आप लोग ध्यान रखिएगा, बोकारो आप लोग ध्यान रखिएगा। दुर्गापुर आप लोग ध्यान रखिएगा, दुर्गापुर ये सब पूछा जाता है। राउरकेला आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछेगा भिलाई कहाँ है, तो रूस के सहायता से छत्तीसगढ़ में लगाया गया था, ठीक है। याद रखिएगा बोकारो पूछेगा तो बोकारो भी रूस के सहायता से लगा था, यह झारखंड में है। दुर्गापुर कहाँ है, ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और राउरकेला आपसे पूछेगा, राउरकेला
केला आपसे पूछेगा तो ओडिशा, यानी केला लेके क्या करो, उड़ जाओ, तो ओडिशा में यह स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जर्मनी के मदद से लगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। आगे देखिए 150 नंबर प्रश्न है, भिलाई लौह और इस्पात संयंत्र HL यानी कि HSL की स्थापना किसके सहयोग से किया गया? अभी बताया है, भिलाई की स्थापना रूस के सहयोग से कहाँ है, छत्तीसगढ़ में किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। 151 नंबर प्रश्न है, कलिंग नगर टाटा का इस्पात संयंत्र यहाँ कहाँ बनाया जा रहा है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर यानी कि सी को ध्यान रखिएगा, ओडिशा। ओडिशा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 152 नंबर प्रश्न है, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी मालको किसके सहयोग से बनाया गया? बताइए मालको को स्थापना किसके सहयोग से किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब आपको बताना है। ध्यान रखिएगा आप लोग, 1960 में इटली, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है। आगे देखिए 153 नंबर प्रश्न है, भारत में डीजल एवं विद्युत इंजन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, यानी कि इसका जो निर्माण किया जा रहा है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। वाराणसी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। 154 नंबर प्रश्न है, भारत में पहला उर्सल संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो रानीपीठ, ध्यान रखिएगा, रानीपीठ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 155 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला सफलतम कागज उद्योग कहाँ स्थापित किया? देखिए कागज उद्योग की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा बालीगंज, ठीक है। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्लियर। 156 नंबर प्रश्न है, कृषि के बाद भारत में दूसरा सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 156 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा है 157 नंबर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? यह प्रश्न भी हम सेट सोल्यूशन में आपको रिवीजन करवाए हैं, आप सभी को बताना है। याद रखिएगा कोयम्बटूर हो जाएगा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, जबकि भारत का मैनचेस्टर पूछेगा अहमदाबाद हो जाएगा, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो कानपुर को आप लोग ध्यान रखिएगा, यह सब प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अगर बिहार का पूछे, बिहार का मैनचेस्टर आपसे पूछे बिहार का, तो याद रखिएगा गया हो जाएगा, ठीक है। सिल्क सिटी बिहार का पूछे तो भागलपुर आप लोग ध्यान रखिएगा, भागलपुर आप लोग ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए तो ऑप्शन नंबर आप लोग लगा लीजिएगा, बी हो जाएगा 157 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे देखिए 158 नंबर प्रश्न है, भारत में चीनी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो चीनी का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश करता है, जबकि सर्वाधिक चीनी मिलें कहाँ है? महाराष्ट्र में है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 159 नंबर, भारत के प्रमुख चर्म शोधनशालाएं निम्नलिखित में से कौन है? देखिए ऑप्शन इस प्रश्न के लिए ऑप्शन आपके सामने है, देखिए कानपुर भी हो जाएगा, टोंक भी हो जाएगा, आगरा भी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपके इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। 60 यानी कि 160 नंबर प्रश्न है, भारत में औद्योगिकरण क्षेत्र में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति की घोषणा कब की गई थी? देखिए 24 जुलाई 1991, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा 160 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। इसी समय LPG योजना लाया गया था और इसे ही उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण कहा गया, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लाए कौन थे? तो ध्यान रखिएगा PV नरसिम्हा राव, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 161 नंबर, भारत में प्रथम दिया सलाई उद्योग की स्थापना कहाँ की गई? तो दिया सलाई उद्योग की स्थापना की अगर मैं बात कर लूँ तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि अहमदाबाद, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को, क्लियर। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, आगे जो आपका चैप्टर नंबर 11 है परिवहन, परिवहन से संबंधित आपके बिहार पुलिस में पूछे गए इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम लोग इस सेशन से कवर करेंगे। देखिए 162 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन की स्थापना कब किया गया? तो इसकी जो स्थापना किया गया था, ध्यान रखिएगा आप लोग 1995, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 163 नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज के तहत चेन्नई से कोलकाता की लंबाई कितनी है? तो चेन्नई से कोलकाता की लंबाई का बात किया गया है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 1684 किलोमीटर आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज, आप सभी इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 164 नंबर, भारत का सबसे बड़ा NH कौन सा है? तो NH44 हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। NH44 का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपसे 166 नंबर यानी कि 165 नंबर है, भारत में सड़क घनत्व सर्वाधिक किस राज्य में है? तो सबसे अधिक सड़क घनत्व की अगर मैं बात कर लूँ तो याद रखिएगा आप सभी लोग,
यानी कि केरल में हो जाएगा। ठीक है, केरल आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 166 नंबर प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के पर्वतीय इलाकों में किस प्रोजेक्ट के तहत सड़कों का निर्माण किया जा रहा है? किस प्रोजेक्ट के तहत आपसे प्रश्न पूछा है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, प्रोजेक्ट का नाम हो जाएगा प्रोजेक्ट हीरक नाम हो जाएगा। प्रोजेक्ट हीरक का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि इसका काम कौन करवा रहा है? BRO करवा रहा है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि 167 नंबर, भारतीय रेलवे के किस रेल मंडल जोन का मुख्यालय सिकंदराबाद में है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए आपसे अगर बात किया जाए, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा, यानी कि सिकंदराबाद। ठीक है, आपसे पूछेगा बताइए, यानी कि पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर में है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे देखिएगा, आगे पूछेगा मध्य रेलवे, तो मुंबई इसका मुख्यालय हो जाएगा। आपसे पूछा था सिकंदराबाद, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा 167 का सही जवाब। आगे देखिए 168 नंबर प्रश्न है, कोंकण रेलवे का विस्तार सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो कोंकण रेलवे की बात किया जाए तो महाराष्ट्र राज्य, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को। क्लियर? चलिए आगे देखिए 169 नंबर प्रश्न है, दिल्ली मेट्रो का परिचालन कब शुरू किया गया? तो दिल्ली मेट्रो की अगर मैं बात कर लूँ तो याद रखिएगा आप सभी लोग, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 2002 हो जाएगा। ठीक है, पहली मेट्रो कहाँ चला था? तो कोलकाता, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। हेड क्वार्टर इसका कहाँ है? तो कोलकाता में ही है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 170 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो देखिए यूनेस्को में शामिल करने का काम 1999 में किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी में आपके 170 का सही जवाब दिया गया है। क्लियर? आगे देखिए 171 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में कौन सा एक्सप्रेस चलाया गया? बताइए कौन सा एक्सप्रेस चलाया गया था, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि समानता एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा 171 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, आगे देखिए 172 नंबर प्रश्न है, मांडवी और जुआरी नदी के किनारे स्थित कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है? तो देखिए यहाँ पर जो बंदरगाह स्थित है, ध्यान रखिएगा, मार्मुगांव बंदरगाह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 173 नंबर प्रश्न है, केरल के कोल्लम कोटापुरम के बीच कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है? बताइए 173 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन आपके सामने है इस प्रश्न का, ध्यान रखिएगा। 173 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NW यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 174 नंबर प्रश्न है, किस बंदरगाह को रसायन बंदरगाह कहा जाता है? तो रसायन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा 174 का सही जवाब दहेज को जाना जाता है। ठीक है, चलिए मंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 175 नंबर, भारत में स्थापित पहली पाइपलाइन नरकटिया से नूनमती के बीच कब चलाया गया? तो नरकटिया से नूनमती आप लोग ध्यान रखिएगा, 175 का सही जवाब 1962 में चलाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 176 नंबर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की बात किया जाए तो 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को किया गया था, ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा 176 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर? चलिए आगे देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 12 जो है आपका प्राकृतिक वनस्पति से जो आपके बिहार पुलिस में प्रश्न पूछे जाते हैं, अब हम लोग प्राकृतिक वनस्पति के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, 177 नंबर प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वन के वैसे क्षेत्र जहाँ अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है? तो जहाँ कम वर्षा होता है वहाँ शुष्क वन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, नहीं अर्धपर्णपाती वन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए 178 नंबर प्रश्न है, अर्धपर्णपाती वन में कौन से प्रमुख वृक्ष उगते हैं? तो देखिए यहाँ जो वृक्ष सागवान, चंदन, महुआ तीनों उगता है, उपयुक्त डी हो जाएगा सभी इस 178 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे देखिए 179 नंबर प्रश्न है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा यानी कि टुंडा वनस्पति मिलता है, ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा 179 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर? आगे देखिए 180 नंबर प्रश्न है, चीड़ के वृक्ष से क्या प्राप्त किया जाता है जिसे तारपीन का तेल निकाला जाता है? तो देखिए तारपीन का तेल जो निकाला जाता है ना, याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि लीसा निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 181 नंबर प्रश्न है, हिमालय श्रेणी के 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर कौन से वृक्ष मुख्यतः मिलते हैं? कौन सा वृक्ष मिलता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है।
याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा यानी कि जूनियर, सिल्वर फर और पाइन सभी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त डी हो जाएगा। ठीक है। 182 नंबर प्रश्न है, नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ी पर पाए जाने वाले सिपो यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को क्या कहा जाता है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। तो सोलास कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए 183 नंबर प्रश्न है, उच्च जैव विविधता वाले यानी कि वेलांचली वन को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो देखिए वनांचली वन को अन्य जो नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, अनु वन भी कहा जाता है, मैंग्रोव वन भी कहा जाता है, ज्वारीय वन भी कहा जाता है। उपयुक्त सभी नाम हो जाएगा इसका, डी में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। ठीक है। आगे देखिए आर्द्र भूमि सम्मेलन, रामसर सम्मेलन का आयोजन ईरान में कब किया गया था? तो ईरान में जो सम्मेलन का आयोजन किया गया था, आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 1971 में किया गया था। ठीक है, ईरान में किया गया था। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, 185 नंबर, भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत का पहला रामसर स्थल की बात कर लिया जाए तो याद रखिएगा आप लोग, चिलिका झील हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है। वर्तमान में पूछेगा कितने रामसर स्थल है, तो 91 रामसर स्थल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 2 नया बड़ा है, ध्यान रखिएगा, यानी कि दोनों कहाँ है, यानी कि एक राजस्थान में है और एक तमिलनाडु में है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, सॉरी, दोनों राजस्थान में। सर्वाधिक पूछेगा रामसर स्थल किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 187 नंबर प्रश्न है, यूनेस्को ने अपने 1979 में किस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को BR नेटवर्क में शामिल किया? इस प्रश्न के लिए ऑप्शन आप लोग देखिए, सबसे ऑप्शन आपके सामने है इस प्रश्न के लिए, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानस हो जाएगा। ठीक है। 188 नंबर प्रश्न है आपका, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल कहाँ है? तो सिमलीपाल कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे है आपका 189 नंबर प्रश्न, वन्य जीव सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था? तो 1973 में। डॉल्फिन के लिए 1992 में चलाया गया था। ठीक है। जल नीति कब आई थी? तो ध्यान रखिएगा 1987 में आया था। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, यानी कि 190 नंबर। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा हो जाएगा। ठीक है। मानस कहाँ? असम में हो जाएगा। सुल्तानपुर कहाँ हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यूपी में हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न 191 नंबर, निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से कौन तमिलनाडु में स्थित है? तो देखिए अगर बात किया जाए आपका पेरियार, तो कहाँ हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। ठीक है। अगर बात किया गया अन्नामलाई, तो कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 192 नंबर प्रश्न है, भारतीय वन संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, यानी कि सर्वेक्षण जो केंद्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, देहरादून में हो जाएगा। क्लियर। 193 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र की बात कर लिया जाए तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ हो जाएगा? माधवगढ़ कहाँ हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। कैमूर कहाँ हो जाएगा? बिहार में हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए 194 नंबर प्रश्न है, कत्था बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? देखिए इसके लिए खैर का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है। 195 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको जंगल की आग कहा जाता है? जंगल की आग जो कहा जाता है सिल्वर फर्न को कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नहीं पलास को कहा जाता है, पलास आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कहाँ मिलता है, यानी कि यूपी में मिलता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 196 नंबर, भारत के क्षेत्र में मूंगा चट्टान कहाँ स्थित है? तो मूंगा चट्टान की अगर मैं बात कर लूँ तो ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप में भी है, याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, वही देखिएगा मनार के खाड़ी में भी है, कच्छ के खाड़ी में ही, उपयुक्त सभी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला आपका चैप्टर 13 है जनगणना। जनगणना 2011 बबुआ पढ़ लीजिएगा, 2 प्रश्न यहाँ से फिक्स है कि आएगा, कन्फर्म है आएगा। ठीक है। चलिए तो हम लोग जनगणना के प्रश्न जो इम्पोर्टेंट आपके बिहार पुलिस बिहार दरोगा में पूछे गए हैं, इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 197 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम 10 जनगणना की शुरुआत अमेरिका में कब से शुरू की गई?
तो सबसे पहले दशकीय जनगणना की शुरुआत जो अमेरिका में किया गया था, याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1790 के दशक में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में दशकीय जनगणना कब हुआ है? 1881 में हुआ है, लॉर्ड रिपन के समय में हुआ है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत में पहली जनगणना पूछेगा तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 198 नंबर। भारतीय जनगणना में किस जनगणना को महान विभाजक की संज्ञा दिया जाता है? तो 1921 को दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को। क्लियर। चलिए आगे देखिएगा। 199 नंबर प्रश्न है। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लाया था? तो पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की अगर मैं बात कर लूँ तो याद रखिएगा 1976 में लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है 200 नंबर। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की संख्या कितनी प्रतिशत है? तो पुरुष की संख्या आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा, यानी कि 51.47% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 251 प्रश्नों में जो ज्योग्राफी की सिलेक्टेड प्रश्न ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है, तो देखिए हम लोग 200 प्रश्नों पे पहुंच चुके हैं। बाकी शेष हमारे पास 51 प्रश्न बचा है। आगे हम लोग 51 प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 201 नंबर प्रश्न है। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? देखिए जनसंख्या सर्वाधिक की बात किया गया है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है आपका 102 नंबर। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है भारत का। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 203 नंबर प्रश्न है। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो भारतीय महिला की साक्षरता दर 65.46% है, जबकि कुल साक्षरता कितना है? 74 यानी कि 04% है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा 203 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 204 नंबर प्रश्न है। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो हो जाएगा 100 यानी कि 204 नंबर प्रश्न का सही जवाब केरल हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है 205 नंबर। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 हो जाएगा। 943 प्रति 1000 पुरुष हो जाएगा महिला। ठीक है, बी लगा लीजिएगा 205 का सही जवाब। 206 नंबर प्रश्न है। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार किस यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक पूछा गया है, तो याद रखिएगा 206 नंबर प्रश्न के लिए पुडुचेरी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए 207 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो 17 पॉइंट कितना है? 5 है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में आपके इस प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। 208 नंबर प्रश्न है। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य मेघालय हो जाएगा। सबसे कम पूछेगा तो नागालैंड। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 208 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए 209 नंबर प्रश्न है। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो शिशु लिंगानुपात 900 यानी कि 19 है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपके 209 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया। ठीक है, 210 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी के सामने है। प्रश्न का उत्तर लगाइए आप लोग, यानी कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस राज्य का है? सर्वाधिक किस राज्य का है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, 211 नंबर प्रश्न है। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत का शिशु मृत्यु दर कितना है? तो शिशु मृत्यु दर कितना हो जाएगा? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 32 हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? 212 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम पूछा है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि केरल हो जाएगा। ठीक है, 213 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में, ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति एससी की आबादी कितना है? एससी की आबादी आपसे पूछा गया है, तो याद रखिएगा आप लोग 213 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16.6%। ठीक है, चलिए आगे देखिए 214 नंबर प्रश्न है। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अनुसूचित जाति निवास करती है? ऑप्शन देख लीजिए इस प्रश्न।
ऑप्शन आपके सामने है 214 नंबर प्रश्न का, तो ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश ध्यान रखिएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश। 215 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति है? तो अनुसूचित जनजाति 8.6% ध्यान रखिएगा, 215 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को। क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न है 216 नंबर, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति एसटी प्रतिशत में किस राज्य में निवास करती है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 217 नंबर प्रश्न है 2011 के जनगणना के दौरान धार्मिक जानकारियाँ की गणना की गई, इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक लोग किस धर्म को मानते हैं? तो हिंदू धर्म को मानते हैं, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, 2 नंबर पर आपका मुस्लिम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 218 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय जनगणना 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य आपसे पूछा गया है, तो आप सभी को बताना है, तो ध्यान रखिएगा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है 219 नंबर, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के समय मुख्य जनगणना आयुक्त कौन थे? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा 219 नंबर प्रश्न का? तो डी चंद्रमौली थे, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 220 नंबर, भारत में जनगणना कराने का दायित्व किस मंत्रालय पर रहता है? तो मंत्रालय पूछा गया है, तो याद रखिएगा सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, कि बी होगा, तो गृह मंत्रालय का काम है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 221 नंबर प्रश्न है, महानगर की संज्ञा उसे दी जाती है जिसकी आबादी कितनी हो? तो जिसकी आबादी ध्यान रखिएगा यानी कि 10 लाख या उससे अधिक होगा उसे ही दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न जो है आपका चैप्टर नंबर 14 का है, और यहाँ से जनजाति आधारित जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है इसे हम अब लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न है 222 नंबर, अब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 242 में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी को मिला लीजिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। 223 नंबर प्रश्न है, BS गुहा ने भारतीय प्रजातियों को कितने भागों में बांटा था? तो याद रखिएगा, निग्रो, प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड, मंगोलोइड, ए अल्पाइन, भूमध्य सागरीय और नॉर्किड, यानी कि सभी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 224 नंबर, सर्वप्रथम किसने जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया? तो आदिवासी शब्द का जो प्रयोग किया था सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यानी कि 224 का सही जवाब ठक्कर बप्पा ने किया था, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे प्रश्न है आपका 225 नंबर, भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सा है? तो भील हो जाएगा सबसे बड़ी जनजाति समूह, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मिला लीजिएगा, 225 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 226 नंबर, कौन सी आदिवासी समुदाय दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो दीपावली को शोक के रूप में मनाने का काम किसका होता है? थारू का होता है। थारू कहाँ पाया जाता है? तो यूपी में पाया जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए 227 नंबर प्रश्न है, भारतीय की सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय भील का संबंध किससे है? तो भील का संबंध पूछा गया है, तो याद रखिएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को। क्लियर। आगे देखिए 228 नंबर प्रश्न है, भूत प्रेत तथा जादू टोना में सर्वाधिक विश्वास किस जनजाति का रहता है? तो किस जनजाति का रहता है यह प्रश्न पूछा गया है, याद रखिए गोंड का रहता है, और ये कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश MP में पाए जाते हैं लोग, ठीक है। चलिए आगे देखिए 229 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध राजपूत घरानों से है? तो बुक्सा का हो जाएगा, जिसका संगम पश्चिम बंगाल से हो जाएगा, बुक्सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए 230 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनजाति बिहार से संबंधित है? तो देखिए थारू, उराव, कोल, ये सभी, बिरहोर, कोरबर, ये कोरा, संस्थाल, तोरवार और गोंड, ये सभी हो जाएगा उपयुक्त डी आपके 230 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला जो प्रश्न हो जाएगा आपका 15 नंबर जो चैप्टर हो जाएगा आपदा एवं उनका संबंध, यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न आ जाता है, तो हम लोग यहाँ से भी आने वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। 232 नंबर प्रश्न है, भारत के अत्यधिक भूकंप से जोखिम या वाले क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो सबसे अधिक जोखिम वाला जो राज्य आ जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, उत्तरी पूर्वी राज्य और हिमाचल प्रदेश, उत्तरी बिहार, जम्मू कश्मीर, कच्छ, कारण और उत्तराखंड, सभी आ जाएगा उपयुक्त डी में आपके 232 का सही जवाब दिया गया, ठीक है। 233 नंबर प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक उग्र मौसम तंत्र
है जो किस अक्षांश के बीच में आता है, तो 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 233 नंबर प्रश्न का सही जवाब। आगे है 234 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने भारत के कितने भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में घोषित किया है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए 235 नंबर प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी घटना के समय कौन सा गैस उत्सर्जन हुआ था, मिसाइल आइसोसाइनाइट हुआ था, 2 से 3 दिसंबर, आप लोग ध्यान रखिएगा 1984 में यह घटना हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा, ठीक है। 236 नंबर प्रश्न है, आपदा प्रबंधन और निवारण की 3 अवस्थाएं निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए, आपदा के समय, आपदा से पहले, आपदा के पश्चात, उपयुक्त डी सभी हो जाएगा 236 का सही जवाब, ठीक है। आगे देखिए 237 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की स्थापना कब हुआ, तो एनडीआरएफ की स्थापना की अगर मैं बात कर लूँ तो याद रखिएगा 237 का सही जवाब जो हो जाएगा 200, यानी कि 2006, बाकी अधिनियम आया था 2005 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए 238 नंबर प्रश्न है, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है, ऑप्शन देखिए इस प्रश्न, तो भारतीय मौसम वेधशाला की बात कर लिया जाए तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी पुणे में हो जाएगा, ठीक है, पुणे, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 239 नंबर प्रश्न है, भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर विभिन्न प्रबलताओं के भूकंपों का खतरा बना है, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 54% भाग पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 240 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था, तो भारत में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत जो किया गया था, ऑप्शन नंबर बी 1954, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 241 नंबर प्रश्न है, मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 241 का सही जवाब 1977 से आपका 78 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी में आपके इस प्रश्न का सही जवाब दिया गया, ठीक है। आगे देखिए चैप्टर नंबर 16 जो है आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ से जो प्रश्न इंपॉर्टेंट बन रहा है आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए 242 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य का यानी कि गठन पूछा गया है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि 1900 यानी कि 12 आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन सी लगा लीजिएगा 22 मार्च, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 243 नंबर, मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और भारत के किस राज्य के बीच खींचा गया था, तो मेघा यानी कि अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था, नेफा के नाम से, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता था, ठीक है, ऑप्शन बी लगा लीजिएगा 243 का सही जवाब, क्लियर। आगे देखिए 244 नंबर प्रश्न है, नागालैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राष्ट्र से नहीं लगती है, तो नागालैंड की अगर मैं बात कर लूँ तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि चीन से लगता है, नेपाल बांग्लादेश से लगता है, म्यांमार से नहीं लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए 245 नंबर प्रश्न है, सिक्किम को भारतीय क्षेत्र में कब शामिल किया गया, तो 1975 में शामिल किया गया था, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा 245 नंबर प्रश्न का सही जवाब, क्लियर। आगे देखिए पूछा गया है 246 नंबर, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं, देखिए 40 सीट है, ध्यान रखिएगा, 500 सीट यहाँ पर विधानसभा का है, बिहार में पूछेगा तो 40 सीट हो जाएगा आपका लोकसभा का, ठीक है, 16 हो जाएगा राज्यसभा का, 243 हो जाएगा विधानसभा का, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए 247 नंबर प्रश्न है, मिजोरम का कितना लंबा सीमा स्थल बांग्लादेश से लगा है, बताइए 247 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर है 722 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 248 नंबर प्रश्न है, तमिलनाडु की सीमा किन राज्यों से लगती है, तो तमिलनाडु की सीमा की बात कर लिया जाए तो ध्यान रखिएगा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए 249 नंबर प्रश्न है, महाराष्ट्र का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो महाराष्ट्र के कुल क्षेत्रफल की बात कर लिया जाए तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन ए यानी कि 3,07,713 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का है, इस बात को ध्यान रखिएगा, 32 लाख यानी कि 87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ध्यान रखिए अगला प्रश्न है 250 नंबर, तेलंगाना की स्थापना कब की गई थी, तो 2 जून 2014 को किया गया था, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 250 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। और देखिए लास्ट प्रश्न है 251 इंपोर्टेंट प्रश्न बिहार पुलिस के लिए ज्योग्राफी का जो रोशन आंसर का जो बनाया गया यानी कि क्वेश्चन है, इसका लास्ट प्रश्न है, भारत का कौन कौन क्षेत्र चीन के साथ विवादित स्थिति में है, तो चीन के साथ अक्साई चीन भी है, गलवान घाटी भी है, तवांग घाटी है, तीनों है, उपयुक्त डी हो जाएगा आपके इस
251 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो इस सेशन के माध्यम से जो हम लोगों का मैराथन क्लास अब लग रहा है, तो इसमें हम लोगों ने ज्योग्राफी का जो भी चैप्टर वाइज आप देखे होंगे, चैप्टर वाइज 251 प्रश्नों को फुल डिस्कशन के साथ हम लोगों ने कवर किया है। ठीक है, आप लोगों का अब कर्तव्य है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है बिहार पुलिस में, रिटन एग्जाम फाइनल करके फाइनली सिलेक्शन लेना है, तो इस PDF को आप लोग प्रिंट आउट करवा करके और इसको जितना बार हो सके आप लोग रिवीजन कीजिए। ठीक है, देखिए ज्योग्राफी के अधिकतर प्रश्न आपके इसी मैराथन क्लास के इस सेट से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसी तरह हम लोग आगे जो अगला हम लोगों का मैराथन होने वाला है, मैराथन जो अगला होने वाला है, अगला हम लोगों का इकोनॉमिक्स का होने वाला है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का होने वाला है, जिसमें हम लोग यानी कि 251 प्रश्न को उसमें भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए आपका प्रश्न आपके एग्जाम में छूटेगा नहीं, अगर आप लोग रेगुलर जुड़िएगा, क्लास पूरा अटेंड कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, वही प्रश्न सॉल्व करवाया जाएगा जो सीधा आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो अगले मैराथन के लिए आप लोग तैयार रहिए। ठीक है, तैयार रहिए। बाकी हम लोग अगले सेशन के साथ मिलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल घंटी को दबा दीजिएगा। और देखिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया होगा, वहां जुड़ जाइएगा, वहीं पर आपको इस प्रश्न का PDF मिलेगा। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा